हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर preparing for NTA UGC NET JARA 2022 and I have brought up to you most important 100 MCQ series in which I have completed most of the question and remaining questions I'll cover up in this session and upcoming sessions. सो आई होप आपको जो भी सेशंस मैं लेती हूँ, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ, थ्योरी पार्ट जो कराती हूँ, आपको पसंद आते होंगे और वो आपके लिए फॉर श्योर हेल्पफुल होते होंगे एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। राइट क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं वो एंड पीवाईक्यूज होते हैं, और वो एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज में लेकर के आती हूँ जो क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में, या फिर उनके बेसिस पे नए क्वेश्चंस की फॉर्मेशन हो सकती है, नई तरीके से उसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ये जो आप स्क्रीन पर सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराया है अपने लास्ट सेशंस में, प्रीवियस सेशंस में मैंने कराया हुआ है। आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं उन क्वेश्चंस को, उन सेशंस को, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट पर जा करके। राइट आज का हमारा इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे क्वेश्चन है एंड असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को जब भी हम करते हैं हम बिकॉज लगा के पढ़ते हैं, ताकि हमको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि क्या असर्शन में क्या जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिकॉज लगा के पढ़ने से आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती है। राइट उस क्वेश्चन को हम बिकॉज लगा के पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Each role must have enough stressors which may help the role occupant to stretch herself to meet the challenge. In the role where the scope is limited to routine work, the role occupants do not perceive any challenge. अगेन मैं पढ़ूंगी इस क्वेश्चन को, असर्शन को फिर से पढ़ूंगी मैं, ताकि आप जब बिकॉज लगा के रीजन को पढ़ें तो आप उसको रिलेट कर पाए। Each role must have enough stressors which may help the role occupant to stretch herself to meet the challenge. In the role where the scope is limited to routine work, the role occupants do not perceive any challenge, because while every role has some routine elements, challenge can also be incorporated into every role. However, the challenge should not exceed an optional limit, otherwise it may produce dysfunctional stress resulting in poor performance or damage to the health of employees in the long run. राइट आप एक बार क्वेश्चन को फिर खुद से भी पढ़िए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए। राइट let's move to the next question. An employee working in an organization draws a salary of 20,000 per month. What is the amount of bonus that shall be paid at the minimum rate of 8.33% under the Payment of Bonus Act 1965? So वो अमाउंट क्या होगा एट द रेट ऑफ 8.33%? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 20,000, सेकेंड 3,000, 8,333 रुपीज, थर्ड देखेंगे 7,000 एंड फोर्थ है 3,500। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 7,000। राइट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Arrange the following developments in industrial relations philosophy in the order in which it occurred from the latest to the earliest. Option A, socialistic orientation. Option B, Cochin Cards and McCarthy's strategic choice orientation. C, Marxian orientation. D, capitalistic orientation. And E, Dunlop's system orientation. क्या सही है इसमें आपको बताना है। आपको अरेंज करना है एक सीक्वेंस में। आई होप आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे और आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि क्या है इस क्वेश्चन का।
ठीक है। सो इसका सही जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस से सबसे पहले होगा कोचन कार्ड एंड मैकर्सी स्ट्रेटेजिक चॉइस ओरिएंटेशन। उसके बाद होगा डनलप्स सिस्टम ओरिएंटेशन, ई हो जाएगा। ई के बाद होगा ए सोशलिस्टिक ओरिएंटेशन हो जाएगा, ई बी ई ए के बाद हो जाएगा सी एंड डी। सी में देखेंगे मार्क्सियन ओरिएंटेशन होगा एंड उसके बाद होगा कैपिटलिस्टिक ओरिएंटेशन। सो इसका जो सही सीक्वेंस है, और ये सही सीक्वेंस दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, बी ई ए सी एंड डी। सो क्या देखेंगे, दैट इज सबसे पहले क्या है, कोचन कार्ड्स एंड मैकर्सी स्ट्रेटेजिक चॉइस ओरिएंटेशन, फिर डनलप्स और सिस्टम ओरिएंटेशन, उसके बाद है सोशलिस्ट ओरिएंटेशन, सोशलिस्टिक ओरिएंटेशन है, उसके बाद दिया गया है मार्क्सियन ओरिएंटेशन एंड लास्टली दिया गया है कैपिटलिस्टिक ओरिएंटेशन। सो ये इसका सही सीक्वेंस है। क्वेश्चन देखेंगे, हु करेक्टेड द डिफिकल्टीज ऑफ टैलोर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज। सो आपको बताना है कि जो किसने किया था डिफिकल्टीज को करेक्ट ऑफ टैलोर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ऑफ वेजेस। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं, हेनरी टाउनी ने किया था, एच एल गैंट ने किया था, फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ ने किया था, या फिर न्यूमैन एंड समन ने किया था। किसने किया था आपको बताना है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एच एल गैंट। एच एल एंड गैंट ने करेक्ट किया था डिफिकल्टीज ऑफ स्टैलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ऑफ वेजेस। नाउ just let's read the question again. There exists hurdle on the way of healthy growth of collective bargaining in India. Which among the following are not hurdles of collective bargaining? So आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा हर्डल नहीं है, बाधा नहीं है कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ इंडिया की। सो आपके सामने ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, बी प्रमोशन ऑफ लास्टिंग इंडस्ट्रियल पीस, सी voluntariness in recognition of union, D ineffective procedure for determination machineries, and F comprehensive coverage of labor laws। आपको बताना है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको नॉट करेक्ट लाइक बताना है कि हर्डल इनमें से नहीं है, नॉट हर्डल्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। आपको हर्डल नहीं बताना है कि क्या है जो हर्डल नहीं है कलेक्टिव बार्गेनिंग के। सो वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, वॉलंटरीनेस इन रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन, एंड ई देखेंगे ए बी सी डी ई, यहाँ पे एफ कर दिया, वो एफ जो है वो ई है एक्चुअली में, ए बी सी डी ई उसके बाद एफ है, राइट। तो यहाँ पे ई का होगा सही फॉर्मेशन, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ लेबर लॉज। तो दो हो जाएगा सी और ई, वॉलंटरीनेस इन रिकॉग्निशन ऑफ यूनियंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ लेबर लॉ। ये हर्डल नहीं है। बाकी के जो तीन हैं देखेंगे क्या है, वो जो हर्डल है, कंडीशंस ऑफ वर्कर जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक हर्डल क्रिएट करता है, राइट, जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में एज अ हर्डल काम करता है। व्हाट आर द हर्डल्स? दे आर कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, प्रमोशन ऑफ लास्टिंग इंडस्ट्रियल पीस, एंड देखेंगे डी दैट इज इनइफेक्टिव प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मशीनरीज। तो ये हर्डल है कलेक्टिव बार्गेनिंग के, और हर्डल क्या नहीं है, दैट इज सी देखेंगे वॉलंटरीनेस इन रिकॉग्निशन ऑफ यूनियंस, एंड ई comprehensive coverage of labor laws. So option number 4 would be the right answer for this question, right? Just a second, I think there's something is missing there. Just a second.
सो यहाँ पे ऑप्शंस का फॉर्मेशन मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ मैं बता रही हूँ आपको। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर। हर्डल क्या नहीं है? हर्डल नहीं है कंडीशंस ऑफ वर्कर्स। जो कंडीशन ऑफ वर्कर होते हैं ना, वो हर्डल नहीं होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर, वो हर्डल में नहीं कंसीडर किया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी, प्रमोशन ऑफ लास्टिंग इंडस्ट्रियल पीस, ये भी कलेक्टिव बार्गेनिंग के हर्डल नहीं है। हर्डल्स क्या है? दैट इज voluntariness in recognition of unions, ineffective procedure for determination machineries and comprehensive coverage of labor laws, ये hurdles हैं। जबकि A एंड B hurdles नहीं है, और A और B का जो फॉर्मेशन है, जो सेट है, वो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर 1 would be the right answer for this question. Right, let's move to the next question. Which of the following statements relating to first national commission on labor is correct? आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है। राइट, ऑप्शन ए देखेंगे, 1 देखेंगे, द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1968। Second, the Commission recommended that it would not be desirable to make union recognition compulsory under a central law. Third, the Commission recommended that it would be desirable to make union recognition compulsory under a central law. And fourth, the Commission recommended that a trade union seeking recognition should have at least 20% membership of the workers of an establishment. राइट, सो आपको इनमें से बताना है कि करेक्ट कौन सा है रिलेटिंग टू फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर। राइट, सो इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, द कमीशन रिकमेंडेड दैट इट वुड बी डिजायरेबल टू मेक यूनियन रिकॉग्निशन कंपल्सरी अंडर अ सेंट्रल लॉ। राइट, सो दिस वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और आपके लिए जो क्वेश्चंस मैं कराती हूँ या फिर करा रही हूँ, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, एंड आप इनको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, ताकि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और वो बेनिफिट ले पाएँ, क्योंकि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं, जिनमें मैं थ्योरी पार्ट एंड MCQs एंड PYQs सब करवाती हूँ। राइट, और इनका कोई चार्ज नहीं होता है, और मैं पूरा फुल जो आपका यूनिट है, यूनिट 1 to 10 कवर करके दूंगी अपने इस चैनल पर। सो इन बेनिफिट्स को उठाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें मेरे चैनल को, ताकि वो उनका बेनिफिट ले पाए। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।